नमस्ते साथियों, एक बार पुनः पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हेल्दी और अनहेल्दी फॉर्म ऑफ कंपटीशन क्या होता है, कैसे पहचानें कि यह एक अनहेल्दी कंपटीशन है। और आज हम जानेंगे कि अनहेल्दी कंपटीशन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ आउटकम्स जो अनहेल्दी कंपटीशन के होते हैं। उसमें पहला है कंपैरिजन। स्वयं की सफलता को और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की जगह दूसरों से तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं। 95% लेकर आने के बाद भी यदि बच्चे को पेरेंट्स से यह सुनने को मिले कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारी ही क्लास में 99% स्कोर किया था, तुम उससे पीछे हो, तो यह चीज़ बच्चे के दिमाग पर प्रेशर बिल्डअप करेगी और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल और टेंशन की स्थिति में आ जाएगा। और दूसरा आउटकम है अनफेयर प्ले। विन एट एनी कॉस्ट वाली मेंटेलिटी यदि हो तो अनएथिकल और अनफेयर प्ले की स्थिति हमें दिखती है अनहेल्दी कंपटीशन के बाद में। और तीसरा है नेगेटिव और पॉइजनस एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं कि एकेडमिक्स में जो बच्चे हमेशा हाई स्कोर करते हैं, लगातार कई सालों तक उन्होंने अपना स्कोर मेंटेन किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं नाराज़गी के और ईर्ष्या के वजह बन जाते हैं और जाने अनजाने ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर के और पॉइजनस एटमॉस्फेयर के शिकार हो जाते हैं। कई बार तो हमें देखने, सुनने और पढ़ने में आता है कि इस वजह से कई क्राइम भी कर दिए जाते हैं। तो साथियों, ये आउटकम यदि हमें मिलता है तो यकीन मानिए कि अनहेल्दी कंपटीशन डेफिनेटली एक दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। और चौथा है फियर ऑफ फेल्यूर। कई बार ऐसा होता है कि असफलता की डर से, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ हैं जो हम फियर ऑफ फेलियर की वजह से एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते। और पांचवा है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, जो एक आउटकम के रूप में, भयावह परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इसी तरह की प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं, या डिप्रेस, एंजाइटी और टेंशन से अलग भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? तो साथियों, सुंदर पिचाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम आज विश्व के सफलतम व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने कंपटीशन तो किया, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दूसरों को हराने के लिए ही सिर्फ कंपटीशन नहीं किया। हर दिन को कल से बेहतर बनाने का प्रयास लगातार वो करते रहे और उसी के चलते वो आज सफलतम व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार हैं। 2004 में जब उन्होंने गूगल कंपनी को ज्वाइन किया था, उस समय गूगल क्रोम ब्राउज़र के डेवलपमेंट को लीड किया, बहुत सारे नए नए इनोवेशन किए। 2015 में जब उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया, तब गूगल के डाइवर्स बिजनेस सेटअप को पूरा मैनेज किया, साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कई सारे चैलेंजेस का सामना भी किया। उसके अलावा गूगल को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उन्होंने एआई के ऊपर लगातार अपना काम करना प्रारंभ किया और इसी लगातार प्रयासों के चलते टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में गूगल को उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। साथियों, ये सब कुछ उन्होंने किसी और से कंपटीशन करने के लिए नहीं किया, ये सब कुछ उन्होंने खुद से प्रतिस्पर्धा करी, खुद की कंपनी को बेहतर बनाने की कोशिश करी। ये एक जीता जागता उदाहरण है जो बताता है कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना ही सफलता की एक नींव रख सकता है। सिर्फ एक यही नहीं, दुनिया के हर सफलतम व्यक्ति की लगभग कुछ इसी तरह की कहानी होती है। खुद को बेहतर करने के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो चलते हैं हम इसी रोड मैप पर और जानते हैं कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने के क्या फायदे हो सकते हैं। उसमें पहला है सेल्फ कंट्रोल। जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल यानी कि खुद पर नियंत्रण रखना, खुद पर संयम रखना बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। चाहे वह हेल्थ चैलेंज हो या खुद के स्कोर और बेहतर करने का चैलेंज हो। जब हम खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमें इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। एक प्रसंग के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत लिखने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, तब उनकी तलाश भगवान श्री गणेश ने पूरी की। उन्होंने लगातार बोलकर उन्हें लिखवाया। जब
पूरी रचना संपन्न हुई, उसके बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश से प्रश्न किया कि मैंने बोलकर लगातार 24 लाख शब्द तुम्हें लिखवाए, पर आश्चर्य की बात है कि तुमने बीच में मुझसे एक बात भी नहीं पूछी। इस पर भगवान श्री गणेश ने उन्हें जवाब दिया कि जब भी हमें बहुत बड़े कार्य संपन्न करना होते हैं तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति का जो आधार होता है ना, वो संयम होता है, यानी कि खुद पर नियंत्रण होता है। क्योंकि इतनी बड़ी काव्य की रचना करनी थी और यदि मैं अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता तो शायद इतने बड़े काव्य की रचना आसानी से नहीं हो पाती। और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट। जब हम खुद से स्पर्धा करते हैं तो हमें स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, और इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। अपने खुद के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जानने के लिए हमें एक एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक पेज के ऊपर हर महीना अपनी 4 स्ट्रेंथ लिखें, 4 वीकनेस लिखें, 4 अपॉर्चुनिटीज लिखें और 4 थ्रेट्स लिखें। जब हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद में जब अपना एक्शन प्लान बनाते हैं, तो डेफिनेटली खुद से की गई स्पर्धा में हम विजयी होते ही हैं। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस। जब हम खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत अच्छी हेल्थ और बहुत अच्छे से अपने बॉडी को फिट रख पाते हैं, क्योंकि हम खुद को चैलेंज करते हैं। मान लीजिए कि मैंने वेट लॉस का चैलेंज लिया है, तो मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे उस चैलेंज को अचीव करना है और कल से आज मुझे बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। और चौथा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब हम खुद से स्पर्धा करते हैं तो आत्मसंतुष्टि जैसी अमूल्य निधि को पा पाते हैं। साथियों, ये बताना चाहूँगी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, ये बहुत ही कीमती है, या यूँ कहूँगी कि अनमोल है। लाखों, करोड़ों और अरबों की संपत्ति देकर भी हम इस सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। न तो ये कहीं मार्केट में मिलता है, न किसी मॉल से किसी बकेट में लेकर हम आ सकते हैं। तो ये हमने जाने कि खुद से स्पर्धा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज हम बनाएं जिससे हम सेल्फ कंपटीशन कर सकें। उस स्ट्रेटजीज में सबसे पहला है गोल सेट करें। मेक श्योर कि आपका जो गोल हो वो स्मार्ट गोल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्मार्ट गोल यानी कि जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो और साथ ही टाइम बाउंड हो। जब हम टाइम बाउंड गोल बनाते हैं तो डेफिनेटली उस गोल तक आसानी से हम पहुंचने का प्लानिंग कर पाते हैं। और दूसरा, डेटा एनालिसिस। खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए, यानी कि मंथली, वीकली और ईयरली इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ चार्ट्स के माध्यम से, कुछ ग्राफ्स के माध्यम से हम एक डेटा एनालिसिस तैयार करें। और इस तरह के डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे ऐप भी अवेलेबल हैं। हम उन ऐप्स का उपयोग भी इस हेतु कर सकते हैं। और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स एंड कंपैरिजन मैट्रिक्स। खुद के ही अचीवमेंट्स का खुद से ही तुलनात्मक विवेचन करें और हर माह के आंकड़ों के हिसाब से अपना नेक्स्ट प्रपोज्ड ग्रोथ मैप तैयार करें। चौथा है इनकॉर्पोरेट होलिस्टिक हेल्थ चैलेंजेस। स्वयं के प्रति स्पर्धा की श्रेणी में होलिस्टिक हेल्थ चैलेंजेस को अवश्य शामिल करें, जिसमें मंथली 4 चैलेंज कम से कम लें, जिसके अंदर हेल्थ चैलेंज, स्पिरिचुअल चैलेंज, मिलेट्स चैलेंज, रनिंग, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन के चैलेंजेस आप ले सकते हैं। तो साथियों, क्या लगता है आपको कि कौन से कंपटीशन का पलड़ा भारी है? आपने दोनों ही हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन को पूरी तरह से 2 वीडियो के माध्यम से जाना, सुना, समझा। तो चलिए बंद करते हैं अननेसेसरी अनहेल्दी कंपटीशन जो हम दूसरों से कर रहे होते हैं और प्रारंभ करते हैं आज से ही स्वयं से स्वयं की प्रतिस्पर्धा, यानी कि सेल्फ कंपटीशन, और खुद को ही कल से आज बेहतर बनाने का एक प्रयास। क्योंकि सही भी तो है कि रेस चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की, जीतता हमेशा वही है जो सही समय पर गियर बदलता हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।